ईडी 6 बजे जाती है। बहुत ही एक ड्रामा चलता है और ड्रामा चलने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुबह हाई कोर्ट के बीच में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होती है। हाई कोर्ट कहता है कि आपके पास क्या सबूत है जिनके आधार पर आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ईडी को अप्रैल की तिथि देता है कि आप अपने सारे सबूत लेकर आइए और दिखाइए कि किन सबूतों के आधार के ऊपर आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देता है। अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर आपके पास कोई सबूत है जिनके आधार पर आप अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आप वो सबूत लेकर अप्रैल की तिथि दी गई वहां तक उसको सबूतों को लेकर उस तिथि को पेश हो। तो हाई कोर्ट को चाहिए था कि उस समय तक केजरीवाल जी का जो अरेस्ट था उसको स्टे कर दिया जाता ताकि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन जैसे कि अक्सर देखा जा रहा है कि कन्वर्सेशन कुछ है, फैसला कुछ आ रहा है, सच्चाई कुछ है, ऐसा ही देखने को मिला और कोई इस तरीके का केजरीवाल जी को रिलीफ नहीं दिया गया कि ईडी उनको गिरफ्तार ना कर सके। कुछ घंटे के बाद ईडी जाती है और केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर रेड करती है और उनको जाकर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। अब हम उनसे जानेंगे क्या कानूनी पहलू है कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने पहले कई सम्मन दिए थे जिनको कि मुख्यमंत्री ने ये कहकर उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कोई उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये जो सम्मन भेजे जा रहे हैं ये राजनीति से जुड़े हुए हैं और ये जो है ये असंवैधानिक है। तो आज हम शर्मा जी से जानेंगे कि ये क्या कारण था कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये सम्मन असंवैधानिक है और जो उनकी गिरफ्तारी की गई है ये कहाँ तक उचित है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। सर जैसे कि आपको कौन। मालूम मैं कि अरविंद जी। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, इसके ऊपर आपका जी। क्या कहना है? थोड़ा हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, आप जरा इसको जी। जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी का सवाल है और जहां तक हरेंद्र कौशल और मधुर चैनल का सवाल है, हमको इस बात को एक हमारा पहला इंटरव्यू 4 महीने पहले आया था जब शायद इनका पहला सम्मन ईडी ने इनको भेजा था, उसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। जो आज इंटरव्यू बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है उसका कारण ये है कि मैंने उस समय भी कहा था, आज फिर मैं कहता हूं, कानून कानून की प्रक्रिया होती है, कानून कानून की तरह चलता है और ये भावनाओं पे या जनमान ये इलेक्शन नहीं है जहां पर आप जनमानस के सेंटीमेंट को भुना के वोट बैंक कर सकते हैं। आप याद करें, मैंने उस समय भी कहा था अगर ये सम्मन इलीगल है तो इसको चैलेंज करो। अगर आप एक के बाद एक सम्मन अवॉइड करोगे तो इसके जो परिणाम होंगे, जो रिpercussions होंगे, वो भयानक होंगे और उसका रिजल्ट यही होगा। आप एक बार, यदि आप कौशल जी आपको याद हो, तो आप ही ने पूछा था क्या केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं। मैंने जब भी कहा था कि बिल्कुल कानून में ऐसे प्रावधान है कि अरेस्ट किया जा सकता। अब दूसरी बात आती है, जहां तक हाई कोर्ट के निर्णय का सवाल है, ये गए हैं हाई, जहां तक लॉ ऑफ अरेस्ट जो मैंने पढ़ा है वो एजेंसीज का प्रेरोगेटिव होता है, उसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं होते हैं। उससे बचने के लिए दो प्रावधान दिए गए हैं सीआरपीसी में, एक बेल का, और जो बेल दो भागों में होती है, एक एंटिसिपेटरी है, रेगुलर। यदि आप अरेस्ट हो जाते हो तो रेगुलर होती है, यदि आपको एप्रीहेंशन है तो आप जो है एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहना कि कोर्ट को ये कहना चाहिए, तो मैं कानूनी रूप से बताता हूं कि ये कहना कि भाई मुझे ये नहीं पता और मैं ईडी या किसी कार्यशैली पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन
जहां तक कानून का सवाल है, कानून ये कहता अगर आपको ऐसी एप्रीहेंशन थी, आपको सम्मन मिले थे ईडी के द्वारा और आपको ये एप्रीहेंशन थी कि ईडी आपको अरेस्ट कर लेती, आपको एंटिसिपेटरी बेल में जाना चाहिए था, या उस सम्मन को आपने चैलेंज किया, अगर वहां पर नहीं उस पर स्टे लगा था, तो आपको जो है एंटिसिपेटरी बेल मूव करनी चाहिए थी। वही एक सही तरीका था, एक चीज। दूसरी चीज, प्रथम दृष्टया भी यदि प्राइमरी फेसाई जिसको कहते हैं हम, तो प्राइमरी फेसाई भी यदि आप देखें किसी आदमी को 10 बार सम्मन दिया जा रहा है, इस बहाने से उस बहाने से, यदि वो ईडी के सामने पेश नहीं होता है, तो कोर्सिव एक्शंस जो है लाजमी होते हैं। तो कानूनी तौर से ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं तो अब भी ये कहूंगा कि आज भी उनके पास राइट है, 226 के अंदर उनको रिट रेमेडी में जो है वो इस अरेस्ट को इलीगल घोषित कर सकते हैं। ये कष्ट उनका 2-4 दिन का होता है, यदि उसमें ये अरेस्ट इलीगल घोषित होता है, तो उनको जो है सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी फायदा होगा। क्योंकि जैसा उन्होंने अपने चलते समय भी कहा कि भाई मेरा ये जो मैं देश के लिए बना हूं, जीऊंगा भी देश के लिए, मरूंगा भी देश के लिए, तो जेल के अंदर रहे या बाहर रहे वो इमेटेरियल हो जाता है ऐसे आदमी के लिए। उनको मेरा मानना है इस अरेस्ट को चैलेंज करना चाहिए। रेगुलर बेल वो अप्लाई कर ही रहे हैं, तो देखें कोर्ट का क्या आता है। क्योंकि कारण क्या होता है कौशल जी, इस बात को समझिए, हमने एक प्रक्रिया अपनाई है, यदि हाई कोर्ट कोई गलत करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आज भी अगर मैं देखें तो इन्होंने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है और ये जितनी जल्दी ऊपर भाग के गए थे, वो कहते हैं ना कि रोजे पढ़ने गए थे और नमाज गले पड़ गई, तो जितनी जल्दी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए थे उतने नीचे आ गए। तो जल्दबाजी में काम नहीं होता है, चाटुकारिताओं के साथ मिलके काम नहीं होता है। कानून को कानून की तरह से देखोगे, उसका सम्मान करो। आप मुख्यमंत्री हो तो आपका और दायित्व बनता है कि उसका सम्मान करो, सही विधिक सलाह लो और सही स्टेप करें। सर जैसे कि तो आपने मेरे देखा है, सर जैसे कि जी आपने देखा है कि जैसे कि हम देखते हैं कि अपने हम जुडिशरी की बात करें तो कन्वर्सेशन कुछ होती है, फैसला कुछ आता है, सच्चाई कुछ होती है। जैसे कि अब मनीष सिसोदिया के केस को लेकर आप देख लीजिए कि जज साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर ये केस ट्रायल पे आता है तो ये 2 दिन नहीं टिकेगा, लेकिन उसके बाद उसका जी फैसला कुछ और आता है, उनको बेल नहीं जी मिलती है। 1.5 साल से वो अभी तक, 1 साल से लगभग, माफ करना, 1 साल से वो अभी तक जेल में है। कहीं जी पर भी कोई मनी ट्रायल नहीं हुआ है। जहां पर मनी ट्रायल हुआ है, भी आपने देखा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया था, जिसके बीच में कि एक कंपनी है अरविंदो करके, जिन अरविंदो फार्मा करके, जिन्होंने कि 55 जी करोड़ रुपए दिए शरद चंद्र रेड्डी, जो कि मुख्य अभियुक्त थे इसके बीच में, उन्होंने जी 55 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को दिए। उनको इस आधार पर बेल मिल जाती है कि उनकी पीठ में दर्द है, पीएमएलए में, जिसके बीच में कि जी आपको पता है बेल मिलना मुश्किल होता है। तो सर ये किस जी प्रकार हमारी जो जुडिशरी है किस प्रकार से फैसले ले रही है? देखिए, जहां तक जुडिशरी का सवाल है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है एज अधिवक्ता के, एज एडवोकेट अधिवक्ता के रूप में भी, भारतीय जुडिशरी, भारतीय जजेस जो हम डे इन डे आउट देखते हैं, मैं आपको, आप और उसका सीधा सा एग्जांपल है, आप नेट पे बैठ जाइए, वेबसाइट देखिए। एक एक दिन के अंदर जजेस लोग जो है 10-10, 20-20, बड़े बड़े 50-50 पेज के जजमेंट लिखते हैं। एक चीज, 70-70, 80-80 केसेस निपटाते हैं, सब में स्पीकिंग। दिल्ली का जुडिशरी की स्पेशली बता, दिल्ली हाईकोर्ट का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं का ज्यादा अनुभव है। हर केस के अंदर हर एक को सुना जाता है और हर एक को जो है ऑर्डर दिया जाता है, और वो भी जो है स्पीकिंग ऑर्डर होता है। तो वो ये कह देना कि जजेस जो है ये है, ये तो मैं नहीं समझता कि ये न्यायोचित भी होगा और कहना होगा। और मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता, मैं क्योंकि मैंने उनकी कार्यशैली देखी है, उनका वर्क देखा है। एक चीज, दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, जब न्यायालय के समक्ष जो कोई भी केस जाता है, चाहे बेल हो, जहां तक क्रिमिनल लॉ का सवाल है, जहां तक आपराधिक लॉ का सवाल है, कानून का सवाल है, जो न्यायालय के समक्ष जो पेपर रखे जाते हैं, न्यायालय उन्हीं के बेसिस पर, अपने विवेक के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, जो उन्हें का लॉ जो उन्हें आदेशित, जो कानून उन्हें आदेशित करता है, जो कोडिफाइड जो होता है, नियमित कानून होता है, वो आदेशित करता है, उसके आधार पर वो चलते हैं और उन पेपर के हिसाब से ही वो देते हैं। यदि कोई पेपर त्रुटिवश, आपकी लापरवाही से, या आपने ये समझा है कि भाई ये पेपर जरूरी नहीं है, अगर वो पेपर पटल पे नहीं रखा जाता है, बाद में वही पेपर बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है कि भाई अगर ये जज ने ध्यान ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो वो, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जज ने ये नहीं करा। लेकिन जहां तक जो है जुडिशरी का सवाल है, जजेस अपना जो जॉब जो है, जो न्यायाधीश हैं, वो अपना जो वर्क जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। और यही कारण है
आपने, मैं आना नहीं चाहता था, आपने देखा होगा कि न्यायालय जो है सबके अधिकारों का प्रहरी है। और एसबीआई बॉन्ड कांड में आपने देखा ही है कि उन्होंने जो है किसी की भी परवाह करते बिना शायद ऐसा अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट दिया है कि कोई भी जुडिशरी इतना दिलेरी के साथ ये जजमेंट नहीं दे सकती थी जितना उन्होंने दिया। तो उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी होता है। यदि पेपर सब सही रखे जाए, अपनी बात को रखा जाए, वो सब सुनते हैं। और उसका मैं यही कहूंगा कि वो न्यायोचित होते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, यदि आपको 10-10 बार नोटिस दिया जाता है, आप उसका क्या जस्टिफिकेशन दिया कि आपने भाई इसको, आपके लिए एक पार्टी का प्रचार न्यायालय के या किसी जो है एजेंसीज के सामने जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम्म, तो ये चीजों को, इन बिंदुओं को, हर बिंदुओं को, हर चीज के पक्ष विपक्ष होते हैं, हम्म, सबको देखना पड़ेगा। अगर बिना किसी की गहन स्टडी किए हुए अगर हम कोई बात कहते हैं तो वो ज्यादातर संगत नहीं होती है, लोगों को ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से कह सकता हूँ कि न्यायालय जितनी अथक प्रयास करता है, आप मेहनत करता है, दिन रात करता है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो पॉसिबल नहीं है इस तरह का करना। सर जैसे तो कि और जी। सर जैसे कि मैंने अभी देखा कि जो अरविंद केजरीवाल जी है, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, जी। उसके ऊपर जो एक जो रिमांड लिया गया है ईडी के द्वारा, जी। जो जिस जी। केस के बीच में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसी में मनीष सिसोदिया की हुई है, उसी में संजय सिंह की हुई जी। है। संजय जी। सिंह और मनीष सिसोदिया अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, वो 1 साल से जेल में है, जी। और संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में है। तो सर जो ईडी जी। को जो सबूत जुटा लेने चाहिए थे, वो क्या ईडी ने अभी तक जी। जुटाए नहीं? जैसे कि ईडी कह रही है कि भाई उनको अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए रिमांड पे लेने की जरूरत है कि उनको मनी ट्रायल जो हुआ है उसके बारे में बहुत सारी इंक्वायरी लेनी है। तो सर ये जी। कैसा, मतलब कि ईडी की कैसी कार्य प्रणाली है कि जो उनके पास 1 साल से जो व्यक्ति मौजूद है सेम केस के बीच में, और के कविता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो सर जी। अगर जो इस तरीके की जो ये बात की जा रही है कि भी मनी ट्रेल के लिए जो केजरीवाल जी हैं, इनको रिमांड पे लेना पड़ेगा, 10 दिन के लिए लेना पड़ेगा, जैसे कि अभी कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दिया है, 28 तारीख तक उनको रिमांड पे रखा गया। तो जी। क्या जी। आपको लगता है कि ये रिमांड बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये इस बात से मैं सहमति रखता हूँ, लेकिन ये सिस्टम की कमी है जिसको पूर्ति करनी चाहिए। आपने देखा हो कुछ केसेस जो होते हैं वो सालों तक चलते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड किया जाता है। तो मुझे लगता है, जो बात जो है संसद में भी बहुत बार उठी है और जनता के अंदर भी इस चीज का आक्रोश है, कि ये टाइम बाउंड मैनर में इस चीजों को जो है पूरा करना चाहिए, इस बात से सहमति बनती है। लेकिन ये एक जो है प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, जिसको विच नीड्स टू बी सीन बाय द कोर्ट्स एज वेल एज बाय द लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो न्यायालय को मेरा एक सुझाव हो सकता है, एज एडवोकेट के रूप में, एक विधि जानकार के रूप में, कि इस तरह के केसेस में एक टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी पूरी, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। और इसको जो है एक टाइम बाउंड मैनर में ही इनका डिसीजन होना चाहिए। लंबा खींचना इन मामलों को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं होता है या न्याय के हित में नहीं होता है, इस बात से पूरी सहमति बनती है। सर जैसे कि देखिए कि आप पहले इलेक्शन कमीशन था, जो इलेक्शन जी। कमिश्नर होता था इलेक्शन कमीशन के बीच में, जी। अगर आज भी अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाती है तो टीएन शैशन का नाम आता है। टीएन शैशन जी। थे, तो उनके समय में जो था कि एक प्रधानमंत्री भी अगर कोई बात करता था जो चुनाव के को अगर फेवर करने की कोशिश करता था, कुछ भी करता था, तो उसको बहुत बार सोचना पड़ता था। जैसे कि इस समय आचार जी। संहिता लगी हुई है, लोकसभा के इलेक्शन जी। की डेट जो है घोषित हो चुकी हुई है, तो क्या जी। इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उनको कोई ऐसा नोटिफिकेशन पास नहीं करना चाहिए कि भाई जिसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी वो राजनीति से प्रेरित ना हो, उनसे पूछा जाए और उनसे पूछ के ही गिरफ्तारी की जाए? जैसे ईडी और सीबीआई और अभी भी जो हम कहें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपनी पूरी मनमानी कर रहा है, तो सर उसके ऊपर क्या जी। जो चुनाव आयोग है उसको रोक नहीं लगानी चाहिए? देखिए, कौशल जी, ये सबके क्षेत्राधिकार की बात होती है। फुटबॉल का प्लेयर क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्रिकेट का प्लेयर हॉकी नहीं खेल सकता। तो जहां तक जो है कमीशन ऑफ क्राइम, यानी कि जो है अपराध कारित करने का प्रश्न उठता है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया दी गई है, जिसके लिए एजेंसीज हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो अब बदल के जो है दूसरे नाम ले शक्ल लेने वाला है।
ऑलमोस्ट विद सिमिलर प्रोसीजर। तो वो उसका कार्य क्षेत्र है, उसके लिए तो आपको कानून बनाना पड़ेगा, जब भी आप कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन का अपना क्षेत्राधिकार है, उससे बाहर नहीं जाता। जहां तक मेरा विधिक ज्ञान है कि जब तक मुझे कोई अपडेट नहीं करे या कोई ऐसा नहीं बताए, मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। तो इसीलिए जो है वो इसमें वो नहीं कह सकता। कल को तो फिर ये बात होगी, किसी ने किसी, अभी आपने देखा होगा बदायूं में मर्डर कर दिया किसी ने, तो कि भाई वो भी क्राइम की श्रेणी में आता है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आता है, वो जो है फिजिकल में आता है। तो फिर वो कहेगा जी पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके लाओ, नहीं सर, फिर इसको लेकिन वो अरेस्ट करो। संवैधानिक पद तो पे नहीं है ना, वो संवैधानिक पद पे नहीं, नहीं है। संविधान देखिए, देखिए देखिए मैं बताता हूँ, हम्म, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यदि कोई आदमी क्राइम करता है, चाहे किसी भी तरह का होता है, तो उसकी एक ही परिभाषा होती है, क्रिमिनल, है ना। उसे क्रिमिनल, या जैसे हमारे कानून की भाषा में एक्यूज लिखते हैं, क्योंकि एक्यूजिशंस होते हैं उसके। तो वो एक्यूज होता है, चाहे वो, मैंने जैसा पहले भी कहा था, इसी संदर्भ में कहा था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, उनको क्रिमिनल ही कहा जा सकता है, हम्म, और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उनके लिए एक प्रावधान है। तो हमारी कानून की बाध्यता यह है कि वो जो मैंडेट है, जो कोडिफाइड लॉ है, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो इसीलिए जो है वो लागू होता है उनके ऊपर। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये उनके चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, जहां तक मेरी अपनी समझ कहती है, या मेरी स्टडी कहती है। सर जैसे कि अभी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, आपने देखा कि एक जी। राजनीति में भूचाल आया है। और जो विपक्ष है हम्म। उसका ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जो ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इन एजेंसियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे कि जी। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो अभी एक सी वोटर का सर्वे आया जिसके बीच में कि ये हम्म। दिखाया जा रहा है कि जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से केजरीवाल जी की तरफ 52% के करीब जो है सहानुभूति बढ़ेगी लोगों की। पंजाब जी। में, हरियाणा में और दिल्ली के बीच जी। में जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी से आने वाले लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसके बीच में जी। एक भारी असर पड़ेगा इसका। तो सर आपको जी। कैसा लगता है कि ये जो गिरफ्तारी है, ये राजनीति हाँ, के अंतर्गत की गई है या फिर ये वाकई में इनके ऊपर ऑफेंस बनता है? देखो, ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो ये कहना कि भाई ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है। और जब तक इसके ऊपर, मुझे लगता है कौशल जी, इस बात का उत्तर पाने के लिए आपको वर्षों इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इस इन्वेस्टिगेशन का आरंभ है, हम्म, अंत नहीं है। आप भी हम्म, जानते हैं चीजों को। हाँ जी। चाहे हमने जयललिता का केस, आज लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि अभी तो ये सेशन कोर्ट में चल रहा है, फिर हाई कोर्ट में ट्रेवल करेगा, हम्म, और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो जब तक, मुझे नहीं लगता कि हम्म, आप और मैं जो है जब तक यहाँ के रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, पर ये जरूर है एक ना एक दिन जजमेंट आएगा। जब स्टार्ट हुआ है तो जो है इस हम्म, हम्म, तो उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये प्री मैच्योर होगा कहना कि, क्योंकि हर आदमी, उसके हर पक्ष के दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो एक पक्ष ये कहेगा ही कहेगा कि भाई ये बनता नहीं है, पर दूसरा पक्ष तो हमेशा जो एजेंसीज हैं वो लगे हुए हैं। और जब तक न्यायालय इसके ऊपर मोहर नहीं लगा देता, कम से कम सेशन को, तो जब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता। सर इसका क्या राजनीति लाभ मिलेगा आम आदमी पार्टी को? राजनीतिक लाभ बिल्कुल मिलता है। देखो, जब कोई भी जाता है, तो क्योंकि जब जनमानस की भावना एक पार्टी के मुखिया से जुड़ी होती है, तो उसका राजनीतिक लाभ मिलता है। सिंपैथी की वोट हमेशा होती है, चाहे किसी के साथ हो, मुद्दा कोई भी हो। इसको आप मुद्दे, जहां तक राजनीति का बात है, इसको मुद्दे के रूप में आप जो है घोषित कर सकते हैं कि गिरफ्तारी एक मुद्दा बनाया जा सकता है, जिसका, जैसा आपने देखा होगा, और दुनिया भर के एसबीआई बॉन्ड था, राम मंदिर था, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये वो गुंडा राज, जंगल राज, ये सारे मुद्दे होते हैं। तो ये उस मुद्दों की कड़ी में एक और मुद्दा जुड़ गया है। तो इसका मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। और वो राजनीतिक लाभ किस दिशा में जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर जैसे कि शरद चंद्र जो अपना राठी जी है, जी। जिन्होंने जी। अपना जो अभी 55 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, जी। जी। तो वो इस जी। केस से रिलेटेड है। तो सर क्या, जैसे कि जी। अभी ये खुल के आया इलेक्ट्रल बॉन्ड के बीच में कि जो जी। एक मुख्य अभियुक्त था जिसको कि बाद में जो है सरकारी गवाह बना लिया गया, सर क्या इसका भी जी। केस के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खुल के आए, या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इसको, ये मैंने जैसा आपको कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो स्वागत योग्य निर्णय है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर। और
अभी ये उसकी शुरुआत है वो कहानी का जो है ना, ये मैं तो ये कहूंगा कि दैट इज जस्ट द बिगिनिंग नॉट द एंड। तो अब देखिए उसके अंदर क्या क्या होता है। आने वाले समय में इलेक्टरल बॉन्ड भी जो है एक ऐतिहासिक मुद्दा बनेगा, और चाहे वो घोटाले का हो चाहे उसका हो, लेकिन वो जो है उसमें उसके रिperकशन जरूर इसके ऊपर आएंगे, कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा, क्योंकि लेन देन तो होता है, ले चाहे इधर हो या उधर हो, कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव मिलेगा हम्म, आपको। अब वो जुड़ाव किस तरह से स्टेब्लिश किया जाता है, कौन करता है, ये एक जरूर हम्म, चिंता का विषय होता है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जब सरकार रहती है तो एजेंसीज के ऊपर थोड़ा बहुत तो असर रहता ही है। यदि आज नहीं कल जब ये सरकार चेंज होंगी या कोई दूसरी सरकार आएगी, तो हम्म, वो भी इसका ऐसा ही सदुपयोग करेगी जैसे ये सरकार कर रही है। हम्म। सर, जैसे कि भी आपने बताया कि जो नई सरकार आएगी वो भी अपनी जो शक्ति है उनका जरूर इस्तेमाल करेगी, जैसे कि अक्सर होता आ रहा है। हमने देखा जी था 1900 जब 77 में इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी काल के बीच जी में भी जो है काफी ज्यादा जो सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर जो काफी कुछ लोगों को जो है जेल में डाल दिया था। जेल में डालने के बाद जी सर उसका परिणाम ये निकला था कि जितने भी व्यक्ति जेल में थे, जिन्होंने जेल में से चुनाव लड़ा, तो उस समय जो ये एक लोगों के मन में एक बात आ गई थी, जैसे कि हम बात करें तो कांग्रेस के जो खाते हैं उनको सीज कर दिया गया है। उनके पास लड़ने के लिए कांग्रेस का कहना है कि उनके पास फंड्स नहीं है। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है ये पॉलिटिकल पार्टियां ना लड़कर जनता लड़ेगी? ये सिर्फ इस बात के लिए चुनाव लड़ा जाएगा कि या तो विपक्ष की जीत या फिर जो इस समय पक्ष जो सत्ता में पार्टी है उसकी जीत, उसके लिए चुनाव लड़ा जाएगा ये? देखिए कौशल जी, जहां तक जनता का चुनाव में भाग लेने का भाग सवाल है, मेरा एक नागरिक के रूप में, एक वोटर के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में हमेशा से मानना रहा है कि भारत की जनता सरकार को चुनने में उतनी सक्षम और दूरदर्शी नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। हम्म, कारण क्या होता है, यहाँ पर जो वोट देने का तरीका है वो कई ज्यादा शिक्षित तरीका नहीं है, ज्यादा मुद्दे बेस्ड तरीका नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे घटक होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, जिसमें जाति वाला समीकरण समझ लो, अपना पर्सनल व्यक्तिगत वाला समझ लो, आपका पर्सनल हित वाला कोई मुद्दा समझ लो, तो इन सबको वोट को देख के दिया जाता है जनता को। तो जनता ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि जनता ज्यादा शिक्षित है जो इस बात में देगी। कोई बड़ा लोभ दे देगा जनता को, जनता उसको वोट दे देगी। तो जनता की जो है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, हम्म, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल पहले आदमी नहीं है जो गए हैं। लोगों ने जो है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने तो जान तक दी है, तो उनको भी भुला दिया इन्होंने। तो ये जो भूलने की प्रवृत्ति है हमारी, और जिसके कारण एक पर्सनल हित है या जो है अशिक्षा है, तो हम्म, वो इसको ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत कारण है। तो इस पे इन चीजों का कोई नहीं होगा। 4 दिन बाद ये एक नया मुद्दा आ जाएगा, पुराना मुद्दा बैक बर्नर पर रख हम्म, जाएगा। हम्म। सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करें तो जब सत्ता में आई थी तो वो एक ही मुद्दे पे आई थी कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन आप जी देखेंगे कि जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने में आ रही हैं, जैसे कि हम अगर अजीत पवार की बात करें, छगन भुजबल की बात करें, अशोक चौहान की बात करें या और ऐसे नेताओं की बात करें जो कि भ्रष्टाचार है पूरी तरह से लिप्त है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उनका ही कहना था कि ये लोग जेल में जाएंगे और मेरे होते हुए कोई भी भ्रष्टाचारी जो बचेगा नहीं। लेकिन इनको जो है बाद में एक संवैधानिक पद दे दिए गए, अजीत पवार को जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया। और आपने देखा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है उसको कोई ना कोई पद मिल जाता है। तो ये कैसे जो है हमारे देश में जो एक भ्रष्टाचार की एक जो ये प्रवृत्ति चली आ रही है, चाहे आप इलेक्ट्रो बॉन्ड के थ्रू कह लो या और बातों के थ्रू कह लो, कोई भी तरीका जो है उसको अपनाया जा रहा है और जो भ्रष्टाचारी है उनको और ज्यादा जो है एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है उनको सजा देने की बजाय। तो सर, ये कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त होगा देश, और कैसे जो है ये जो जनता है जो आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और बहुत सारी समस्या है, महिलाओं के सम्मान को लेकर समस्या है, सर, जिनको कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के बीच में, जो भी भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा हुई है उसके बीच में वो इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। तो सर, कैसे ये सारे जो मुद्दे हैं, जो ये समस्या है, जनता की समस्याएं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इनसे कैसे निजात मिलेगी? देखिए, जब से, अगर आप ये कहो कि रात को दिन से अलग कर दिया जाए तो कभी नहीं हो सकता। जब तक मानव रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, और ये आदिकाल से चला आ रहा, त्रेता द्वापर कोई सा युग दे लो, मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से बता सकता हूँ, भ्रष्टाचार जब भी था। एक चीज,
भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है वो तकनीक के द्वारा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल पहले पासपोर्ट में अप्लाई होता था, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता था, या और बहुत बैंक में ही बैंकिंग सिस्टम ही था उसके अंदर। तो उन चीजों को सबको जैसे ऑनलाइन या हमने तकनीक के साथ जोड़ा है, तो इससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, जैसे आज की डेट में हमने और आपने भी जो है वो जो वोटिंग मशीन का मुद्दा उठाया था। तो यदि आज हम एक ऐसा तकनीकी रूप ले आए कि जिससे हम घर बैठे ही जैसे ईमेल भेजते हैं, ऐसे वोट भेज सकते हैं, तो उस तरह के जो लोगों में रोष था या जो लोगों में शंका थी, ऐसी हटाई जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि तकनीक के द्वारा ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। रोकना तो, खत्म करना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक मानव रहेगा भ्रष्टाचार रहेगा, और उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इसको तकनीक के द्वारा कम किया जा सकता है। और बाकी तो चलता रहेगा, पहली सरकार भी थी, ये भी थी, वो भी कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई रिटेलिएशन में करता है, कोई वेट कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। सारे भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि हर सरकार में दूसरी वाली सरकारों के मुद्दे जो है। एक दूसरी चीज, लेकिन जो नैतिकता वाली बात है, जो आपने जैसे उन जिन व्यक्तियों के नाम लिए कि पहले वो उस पार्टी में थे, बाद में उन्हें सम्मान हुआ, इस बात को जनता को देखना चाहिए और उस पार्टी को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। तो ये जो है जनता की विषय वस्तु ज्यादा नेताओं की कम होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि सब जानते हुए भी, जैसे केजरीवाल साहब का एक एग्जांपल ले लो। एक समय इन्होंने कहा था कि भाई मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, और ये जो एक इन्होंने लंबी लिस्ट लेके आते थे, जिसमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारे कांग्रेस वालों के नाम लिखाते थे कि ये भ्रष्ट है, चोर है, इनके सामने मुद्दा खोला था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, लेकिन सब कुछ ले लिया। तो हर पहलू को, या मोदी जी ने जो बोला, उनको पहले चोर बोले थे, फिर उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। तो इन मुद्दों को जनता को जवाब देना चाहिए, शिक्षित जनता को। और चरित्र नेताओं का नहीं, जनता का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नेता भी जनता के रूप में बीच में से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।